इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के बेसिक्स हम देखेंगे। बेसिक्स में क्या आ जाएगा हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम में जो डिवाइसेज यूज की जाती हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरीके की कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, रजिस्टर और सीयू, उनके बारे में भी हम जानेंगे। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बात जानेंगे, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस से, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक का हम यहाँ पर टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। ठीक है। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो सर जी क्लासेज को जाता है, क्योंकि वहीं का मटेरियल है लिया हुआ है। मटेरियल जो है सर जी क्लासेज का ही है, बस मैं उसको अपने तरीके से बता रहा हूँ, बाकी और कुछ तरीका नहीं है। ठीक है। तो आप वहाँ पर जा करके उनके अच्छे से प्लेलिस्ट उन्होंने बनाई हुई है सर जी क्लासेज में, वहाँ पर आपके जा करके क्लासेज हैं देख सकते हैं, वहीं से मैंने देखी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक क्या है। तो देखिए कंप्यूटर का बेसिक में हम देखते हैं, ये आपके पास में कंप्यूटर का बेसिक है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ साइड में, ये आपके कंप्यूटर का बेसिक पार्ट है। ठीक है, ये बेसिक पार्ट में आता है कंप्यूटर के में। अब बेसिक पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर के अंदर अंदर हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर का काम करता है, सॉफ्टवेयर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो भी आपका डेटा रहेगा, डेटा का काम कौन कर सकता है। और कंप्यूटर जो ऑपरेट होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर ऑपरेट होता है। और जैसे इंसान सोचता है वैसे कंप्यूटर नहीं सोच सकता। कंप्यूटर अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। मान लो कुछ कंप्यूटर मान लो फिक्स कर दिया कि 5+3 9 होता है, तो कंप्यूटर 5+3 9 ही बताएगा। वो ये नहीं सोच सकता कि ये गलत है या सही है। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएंगे उसी हिसाब से वो काम करेगा। वो अपना इंसान के जैसे माइंड इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन वो बहुत फास्ट काम करता है, एक्यूरेट काम करता है। एक्यूरेट काम कब करेगा, जब एक्यूरेट आप इंफॉर्मेशन देंगे तभी वो एक्यूरेट काम करेगा। ठीक है। अब जैसे फंक्शनिंग हम देखें कंप्यूटर के सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग में आपके इनपुट आते हैं। मतलब कोई भी डेटा है पहले इनपुट में के रूप में वो दिया जाएगा। इनपुट के बाद में वो डेटा का प्रोसेसिंग होगा। ठीक है। और प्रोसेसिंग होने के बाद में उससे कुछ आउटपुट मिलेगा डेटा से, और फिर उस आउटपुट का हम अपने हिसाब से स्टोरेज कर सकते हैं। तो इनपुट देखें, इनपुट हम कैसे देते हैं। ये इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड और माउस है, इनसे हम इनपुट देते हैं। फिर प्रोसेस है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है वो डेटा। आउटपुट के रूप में हमें प्रिंटर पर दिखे, यहाँ पर मॉनिटर है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर पर दिख जाएगा। और या उसको हम प्रिंटर में डाल देंगे, या फिर हम उसको स्टोरेज में डाल देंगे। अगर डेटा इस तरीके का है स्टोरेज वाला, तो हम उस डेटा को स्टोरेज में डाल देंगे। तो इस तरीके से सिस्टम है, काम करता है कंप्यूटर का। अब इस सिस्टम में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेज है। ये इनपुट डिवाइस आपको दिखा रखी है। इनपुट डिवाइसेज का मतलब क्या है। तो बेसिक यहाँ पर कंप्यूटर के 4 फंक्शन हो गए। पहला इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अब सबसे पहले बात आती है इनपुट की। इनपुट क्या होती है। इनपुट बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन हो सकता है या जो डेटा आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो डेटा जो आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं उसको हम इनपुट कह रहे हैं। अब ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस क्या करती है, ये डेटा को सेंड कर देती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो इनपुट जैसे दिया जाएगा उसके बाद में डेटा कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा जाता है। और वहाँ पर किस लिए जाता है, ये प्रोसेसिंग के लिए जाता है कि
किस डेटा के लिए, ये सीपीयू डिसाइड करता है कि कौन से डेटा के लिए क्या काम करना है। तो प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेसिंग में बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ एक्शन होते हैं जो कि डेटा पर लिए जाते हैं, ताकि डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सके ताकि जो यूजर को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। मतलब सीपीयू के अंदर वो डेटा है, बहुत सारे सीक्वेंस से पास होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन से पास होने के बाद में डेटा आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए यूजफुल होती है। अब उस इंफॉर्मेशन को यूजर को दिखाने के लिए क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस के लिए यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है। आउटपुट डिवाइस क्या करती है, वो डेटा को प्रोसीड करती है ताकि यूजर उसको समझ सके, यूजर के लिए वो डेटा देती है। प्रोसेसिंग के अंदर किस तरीके के काम किए जाते हैं, जैसे कोई मान लो कैलकुलेशन करनी है उस पर, या कोई डिसीजन लेना है, या कोई भी एक्शन लेना है कंप्यूटर के द्वारा, वो प्रोसेसिंग के अंदर आता है। फिर जो डेटा आपको मिल गया है उस डेटा को हम परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मास स्टोरेज, जिसमें हम उस डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो कंप्यूटर है इसमें बहुत सारी जनरेशन भी आई है। अब जनरेशन की बात कर लेते हैं हम, किस तरीके की जनरेशन आई है और कौन सी जनरेशन में किस तरीके का काम हुआ है। जैसे यहाँ पर टोटल 5 जनरेशन आई है कंप्यूटर की। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि जनरेशन हम समझा सकें। ठीक है, तो इसी से हम समझा देंगे यहाँ पर जनरेशन के बारे में। तो हम बात करेंगे अभी जनरेशन के बारे में, कौन कौन सी जनरेशन आई है और उन जनरेशन का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। जनरेशन होता है कि जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम जाते हैं, जैसे पहले मान लो बड़े बड़े कंप्यूटर डिजाइन किए जाते थे, अभी छोटे कंप्यूटर है डिजाइन किए जाते हैं। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट आया है टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट हुआ है सिस्टम का, तो उन्हें हम बोलते हैं जनरेशन। तो कंप्यूटर है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकली डिवाइस है। मतलब अब से पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस से बनाए जाते थे जनरेशन से पहले, और इस जनरेशन में कंप्यूटर की जो गुणवत्ता है वो बदली है। मेजर टेक्निकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर कंप्यूटर में हुए हैं, फंडामेंटली भी चेंज हुए हैं और टेक्नोलॉजिकल भी चेंज हुए हैं, और कंप्यूटर के ऑपरेट होने का तरीका है वो भी चेंज हुआ है। अब बात करते हैं जनरेशन की। जनरेशन में देखिए कई बार तो ईयर पूछा जाता है कौन सी जनरेशन है। तो टोटल हमारे पास कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जनरेशन का जो काल होता है 1940 से स्टार्ट होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। पहली जनरेशन है 40 से 56 तक चली, मतलब 16 साल चली। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 16 साल का बच्चा पहली 1940 में कंप्यूटर आ गया, 16 साल तक चला। फिर 1656 से 63 तक, मतलब 16 साल के बाद में कितना साल और चला, 56 से 63 तक मतलब 8 साल और चला। तो 16 और 8 24, मतलब 24 साल तक ठीक ठाक लड़का है, काम करने लग जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, उस तरीके से मान सकते हैं। मतलब कंप्यूटर जवान हो गया, 16 साल में बच्चा था फर्स्ट जनरेशन में, फिर जवान हो गया। फिर देखिए 1964 से 73 तक, 1964 से 71 तक, 64 से 71 तक मतलब मध्यम अवस्था में आ जाता है, मतलब 30 साल से ऊपर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, मान लो उसको जो भी है मिल जाता है। तो 6 7, मतलब 7 साल और जुड़ जाएगा यहाँ पे, 7 साल का काल यहाँ रहेगा। तो 16 8 24, 24 7 31, ठीक है। फिर 1931 तक, उसके बाद तो अब तक आदमी वृद्धावस्था तक चलता ही रहता है। तो उसके बाद में ये जनरेशन, फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक चली रही है। और फिर आगे जो 5वीं जनरेशन है अभी जो चल रही है उससे और आगे, ये तो हो गया इनका टाइम पीरियड। मतलब पहली जनरेशन 1940 से 56 तक 16 साल का बच्चा रहता है, उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। फिर 56 से 63 8 साल, मतलब लड़का है जवान हो गया। फिर एक मेच्योर एज पे आ गया है 64 से 71 में। और फिर 71 से प्रेजेंट तक, और प्रेजेंट से फ्यूचर तक काम करता रहेगा। अब टेक्नोलॉजी की बात करें कि पहली जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वॉक्यूम ट्यूब। वॉक्यूम ट्यूब का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, मतलब जो स्विचिंग जो डिवाइस है यूज की गई थी वो वॉक्यूम ट्यूब यूज की गई थी।
अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ऐसी ट्यूब होती हैं जिनमें एयर भी नहीं रहता है, एकदम खाली स्थान रहता है, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम ट्यूब के बाद में आ जाते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं। ट्रांजिस्टर के बाद में आ जाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको हम आईसी बोलते हैं। आईसी के बाद में आता है लार्ज स्केल आईसी, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर और लार्ज स्केल आईसी आ जाती हैं, एलएसआईसी, लार्ज स्केल आईसी और माइक्रो प्रोसेसर में। अब पांचवी जनरेशन में आ जाती है सुपर लार्ज स्केल चिप्स, मतलब सुपर लार्ज स्केल आईसी आ जाती है। तो चौथी जनरेशन में आईसी आई थी, थर्ड जनरेशन में भी आईसी आ गई थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम आया। ज़्यादातर क्वेश्चन सेकंड और थर्ड जनरेशन से ही पूछा जाता है। अब बात करते हैं डिवाइसेज की। मान लो स्टोरेजिंग के लिए कौन कौन सी डिवाइस हम यूज करते थे। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइसेज यूज की जाती थी वो मैग्नेटिक ड्रम यूज किए जाते थे। मैग्नेटिक ड्रम यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में यूज किए जाते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में बात करें तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल करने होने लगी। कौन सी? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या है, मैग्नेटिक कोर और साथ के साथ में मैग्नेटिक कोर के साथ में आपको प्राइमरी स्टोरेज मीडियम भी मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज मीडियम थर्ड जनरेशन में। फिर फोर्थ जनरेशन में आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी आ जाएंगे और डिस्क आ जाएंगे। सेमीकंडक्टर मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी और डिस्क आ जाएंगी फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में तो स्टोरेज की डिवाइस की भरमारी है। अभी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात हो गई है। अभी हम बात कर रहे थे स्पीड की, कि स्पीड किस तरीके थी। पहली जनरेशन में जो स्पीड थी वो 333 माइक्रोसेकंड थी। कितनी? 333 माइक्रोसेकंड। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वैसे। सेकंड जनरेशन में थोड़ी स्पीड बढ़ गई, 10 माइक्रोसेकंड हो गई। फिर थर्ड जनरेशन में और स्पीड बढ़ गई, मतलब 100 नैनो सेकंड हो गई, माइक्रो से नैनो में पहुंच गई। और फिर फोर्थ जनरेशन में पीको फेराड हो गई, पीको सेकंड होगी, 10 पीको। और फिफ्थ जनरेशन में तो स्पीड बढ़ी गई है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था वो यूज किया गया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा यूज किया गया था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। अब सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था? सेकंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज किया गया था, जो कि मल्टीटास्किंग में हम यूज कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग वाला काम सेकंड जनरेशन में कर सकते थे। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन में हम रियल टाइम सिस्टम यूज करने लगे थे। कौन से सिस्टम? रियल टाइम सिस्टम हम यूज करने लगे थर्ड जनरेशन में। ठीक है, थर्ड जनरेशन में रियल टाइम जो सिस्टम है हम यूज करने लगे। और फोर्थ जनरेशन में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज करने लगे। क्या यूज करने लगे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर यूज करने लगे। साथ में टाइम शेयरिंग नेटवर्क भी यूज करने लगे। अभी बात कर रहे हैं हम लैंग्वेज की, कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर यूज की गई है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आपकी असेंबली लैंग्वेज आ गई थी और हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज तो साथ में थी। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में भी आपकी आ गई थी, जैसे फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन, कॉबॉल है और एल्गोल है। ये क्या है, आपकी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। और फोर्थ जनरेशन में क्या है, फोर्थ जनरेशन में आपका पास्कल, पास्कल लैंग्वेज और कॉबॉल 74 है, कॉबॉल 70 और फोर्ट्रॉन। इस तरीके की जो ये लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन 4, कॉबॉल, ये सब फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। इसके अलावा हम बात करें इनके गुण धर्मों की बात करें, मतलब कि क्वालिटीज़ क्या है, कौन सी जनरेशन में किस तरीके की क्वालिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। फिर अब क्या कर सकते हैं, ये मिटा देते हैं जनरेशन तय की। देखिए फर्स्ट फिर जनरेशन लिख लेते हैं हम।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब बात करें तो कास्टिक्स की, मतलब इसके गुणधर्म क्या हैं। पहली जनरेशन है फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये जनरेट करती थी, हीट जो ज़्यादातर जनरेट करती थी, और फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी, हम कह सकते हैं फास्टेस्ट थी, स्पीड अच्छी थी इनकी, और नॉन पोर्टेबल थी, मतलब इजली हम इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते, नॉन पोर्टेबल थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन की कोशिश क्या है, ये ज़्यादा रिलायबल थी और हार्डवेयर का फेल्यूर लेस था, हार्डवेयर फेल्यूर लेस था, ज़्यादा रिलायबल थी, पोर्टेबल थी, और हीट भी यहाँ पर कम जनरेट होती थी, हीट लेस और पोर्टेबल थी सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में लेस कंज्यूम करती थी, मतलब पावर जो है लेस कंज्यूम करती थी, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यहाँ पर ज़रूरत थी, थर्ड जनरेशन में हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गई थी। फोर्थ जनरेशन ज़्यादा रिलायबल था, पोर्टेबल भी था, और इसके अंदर कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग है वो ज़्यादा हो गया, मतलब कि बेटर हो गया कम्युनिकेशन और रिसोर्स फोर्थ जनरेशन के अंदर, कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग, जैसे इंटेल कोर, ये है सब फिफ्थ जनरेशन के पार्ट हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटेल, माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी हैं फिफ्थ जनरेशन में आए हैं। मेगा चिप्स यहाँ पर आने लग गई है फिफ्थ जनरेशन में। उसके बाद में एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन है उसमें साइंटिफिक पर्पज़ के लिए ये कंप्यूटर यूज किए जाते थे, साइंटिफिक पर्पज़ एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट जनरेशन के अगर कंप्यूटर के एडवांस हम एग्जांपल देखें तो क्या थे एग्जांपल, ईनैक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है, ईनैक, और यूनिवैक है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल है। फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के जो एग्जांपल हैं, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए दिए जाते थे, सेकंड जनरेशन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे PDA-8 है, IBM जो मशीन है 1401, ये हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आ जाता है आपका NCR 395 और B6500, ये कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आते हैं। फोर्थ जनरेशन में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम इंटेल इंटेल के जो प्रोसेसर हैं 4004 चिप और मशीन के जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं फोर्थ जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आता है। और फिफ्थ जनरेशन में सिस्टम जो आता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स में हम फिफ्थ जनरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में कौन कौन सी यूनिट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए। तो देखिए, ये हमारे पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। ये देखिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, इसी को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। इससे हम समझते हैं चीज़ों को। तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर है, जैसे कंप्यूटर है साइंस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, सेट ऑफ डिसिप्लिन दैट डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड उनके रिलेशन के बारे में बताता है, वो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो डील करता है फंक्शनल बिहेवियर मतलब कंप्यूटर का फंक्शनल बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, उसके लिए डील करता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। और कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को कैसे देखेंगे, वो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिखाता है। और क्या दिखाता है, मतलब आपको ये फंक्शनल दिखाता है कंप्यूटर किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है।
लॉजिकल स्ट्रक्चर सिस्टम का कैसे होगा वो आपको दिखाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट किस तरीके से होंगे वो आपको दिखाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब किस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, वो बैकबोन होता है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का। अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर अच्छा है इसका मतलब वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में कौन कौन से मेन कंपोनेंट आते हैं, तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, चार नहीं है तीन ही ऑप्शन में। देखिए तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, एक सीपीयू है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसका पूरा नाम पूछा जाता है, और एक मेमोरी यूनिट होता है। ये तीन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम के आर्किटेक्चर में। अभी देखिए इनपुट आउटपुट यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, दोनों काम किससे करती है। इनपुट यूनिट से डेटा जाता है आपके कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। कंट्रोल यूनिट से डेटा अगर प्रोसेस हो गया है तो प्रोसेस होने के बाद में जाता है आउटपुट यूनिट में। तो इनपुट यूनिट से डेटा कंट्रोल यूनिट में जाता है और कंट्रोल यूनिट से डेटा आउटपुट यूनिट में जाता है। ये आपको सीक्वेंस याद रख लेना है। अभी ये तीन पार्ट होते हैं सीपीयू के। सीपीयू के तीन पार्ट कौन कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का काम करेगा वहाँ पर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कोई ऑपरेशंस रहेगा उस तरीके का उसको काम करेगा। और कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके जो भी अंदर के पैरामीटर है उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। और डेटा जो है आपका मेमोरी में रीड, मेमोरी को दिया जा सकता है और मेमोरी से ज़रूरत पड़े तो डेटा लिया भी जा सकता है। तो मेमोरी से लेने देने का काम भी सीपीयू के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये देखिए मेमोरी से जो कनेक्शन है बाई डायरेक्शनल दिखाया गया है, मतलब आप मेमोरी से डेटा ले भी सकते हैं, मेमोरी को डेटा दे भी सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेज के बारे में बात कर लेते हैं, इनपुट यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल आर्किटेक्चर। अभी हमारा आ जाता है इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज में कौन कौन सी डिवाइस आ जाती हैं, फिर उनके यूजफुल क्या है। तो देखिए आपका इनपुट डिवाइसेज में आ जाते हैं, ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं, ये इनपुट डिवाइसेज हैं। तो थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं इनपुट डिवाइसेज को। देखिए इनपुट डिवाइसेज में क्या बताया गया है, ये आपकी इनपुट डिवाइसेज है। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइसेज के सारे एग्जांपल है। माउस है, इसको हम बोलते हैं टैबलेट पेन, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये जॉयस्टिक है, ये आप जो जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम आती है। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, कंप्यूटर से डेटा को एक्सेप्ट करती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी इनपुट डिवाइस से जो डेटा मिलता है कंप्यूटर को वो कोडेड इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। यानी इनपुट यूनिट के द्वारा यूजर जो है कोडेड रूप में डेटा किसको देता है, कंप्यूटर को देता है। किसकी हेल्प से देता है कोडेड रूप में, इनपुट यूनिट की मदद से देता है। तो ये डिवाइस यूज की जाती है कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देने के लिए। जो भी आप कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी वो काम करवाने के लिए। तो वो इन्फॉर्मेशन हम किसकी मदद से देते हैं, इनपुट डिवाइसेज की मदद से ही देते हैं। अब देखिए इनपुट डिवाइसेज में आपके ये सारे आ जाते हैं, जैसे टच पेन आ गया, टच स्क्रीन आ गई, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ठीक है, और माउस वगैरह है, ये आ जाते हैं। इसी तरीके से आपकी होती है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज किस तरीके से काम करती हैं, देखिए आउटपुट डिवाइसेज में आपको दिख रहा है स्पीकर है, आउटपुट डिवाइस में आता है। ये आपका प्रिंटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर की जगह स्कैनर होगा तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा, क्योंकि स्कैन करके आपको डेटा को देते हैं अंदर। जिससे डेटा बाहर लेते हैं वो आउटपुट डिवाइस में, जिससे डेटा घुसाते हैं वो इनपुट डिवाइस में। ये मॉनिटर पहले सीआरटी के रूप में आता था, ये कैथोड रे ट्यूब के रूप में। ये सीआरटी का स्ट्रक्चर है, जो पहले वाली टीवी आप देखते हैं पुराने टाइम में वो सीआरटी का स्ट्रक्चर है। और ये एलसीडी का स्ट्रक्चर है। और ये इस तरीके से ये यहाँ पर प्रिंटर का स्ट्रक्चर है। एलसीडी और मॉनिटर टाइप में रहती है वो सेम है। तो आउटपुट यूनिट में क्या होता है, आउटपुट यूनिट में डेटा प्रोसेस होने के बाद में डेटा भेजा जाता है ताकि यूजर उसको समझ सके। जो भी यूजर है, जो भी काम करने वाला है, वो उस डेटा को समझ सके। तो प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट यूनिट में डेटा भेजा जाता है। यानी ये सिर्फ आपके यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। जो भी काम किया गया है, जो इनपुट दिया गया था, उस पर जो काम किया गया है उसको दिखाने के लिए हम
आउटपुट डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हैं कि क्या हमने काम किया है, यानी यूजर जिस उद्देश्य के साथ में डेटा कंप्यूटर को दिया था वो उद्देश्य का तो आउटपुट डिवाइसेज में आपके जैसे कि वीडियो मॉनिटर हो जाएंगे, सीआरटी, प्रिंटर, प्लॉटर्स। ये जो एग्जांपल ये आपको दिख रहा है ये फोटो, ये प्लॉटर का एग्जांपल है। क्या है? ये प्लॉटर है। मॉनिटर होते हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइसेज में आते हैं। अब तीसरा रहा है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो सीपीयू हम देख लेते हैं सीपीयू के अंदर क्या है। देखिए ये सीपीयू है। अब इसकी वर्किंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये इनपुट है, इनपुट आप देते हैं, किसको देते हैं इनपुट? आप सीपीयू को देते हैं। सीपीयू में भी आपने दिया कॉम्बिनेशनल लॉजिक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक वैसे एएलयू होता है, ये कंट्रोल यूनिट है जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। इधर हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट से हम सीपीयू के द्वारा आउटपुट आप दे सकते हैं उनको, आउटपुट डेटा निकाला जाएगा यहाँ से। ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से आप डेटा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। देखिए यहाँ से हम मेन मेमोरी से डेटा दे रहे हैं, मेन मेमोरी से लेके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मेमोरी में इंस्टॉल होते हैं, और इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम कंट्रोल यूनिट को बता रहे हैं। कंट्रोल यूनिट काम है, वो कंट्रोल यूनिट रजिस्टर से भी डेटा ले लेगी और रजिस्टर को डेटा दे भी सकती है। फिर कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन आप देख सकते हैं, एक कंट्रोल लॉजिक से भी है, ले देने का काम करती है। और फिर कंट्रोल यूनिट है, मेन मेमोरी के साथ भी डेटा ले सकती है, उससे डेटा दे भी सकती है। कंट्रोल लॉजिक से डेटा रजिस्टर में भी जा रहा है और रजिस्टर से डेटा कंट्रोल लॉजिक में भी आ रहा है। तो इससे आप इनका इंटरकनेक्शन समझ सकते हैं कि किसका इंटरकनेक्शन क्या है। तो हम क्या समझ सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक रजिस्टर होता है, एक अर्थमेटिक एंड कंट्रोल सर्किट होता है जिसे एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं जिसको एएलयू, और तीसरा आपका होता है कंट्रोल सर्किट। मेमोरी, मेमोरी तो सीपीयू का भाग नहीं है, सीपीयू के 3 ही भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और लॉजिक सर्किट जो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 3 ही पार्ट है, मेमोरी अलग है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी फंक्शन है सीपीयू का, वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करना। मतलब सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इनपुट डेटा के रूप में, वो डेटा हम मेन मेमोरी से भी ले सकते हैं और रजिस्टर से भी ले सकते हैं, इंटरनल मेमोरी से भी ले सकते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट से आए हैं उन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, डेटा को वो मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र करता है। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है कि क्या काम करना है, क्योंकि मेन मेमोरी में रोम होती है, रोम में लिखा रहता है कि क्या काम करना होता है, उसकी प्रोग्रामिंग रहती है। तो सीपीयू में क्या है, जो डेटा आएगा उनको मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा और उसके हिसाब से उस पर काम करेगा। जैसे इंटरनल मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन ले लेगा, सीपीयू क्या करता है, फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जो भी सीक्वेंस रहेगा, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, तो जो भी सीक्वेंस रहेगा उस हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करता है। और जब एग्जीक्यूट कर लेता है सीपीयू, तो उसको आउटपुट डेटा को वो दे देता है मेन मेमोरी में या रजिस्टर में, आउटपुट डिवाइसेज में, जहाँ भी उसको देना है। तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो सीपीयू है आउटपुट डेटा को रजिस्टर से ले लेगा, मेन मेमोरी को दे सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसको स्टोरेज के लिए देना है या आउटपुट डिवाइसेज के लिए देना है, वो सीपीयू काम कर देगा। तो सारा खेल है इसमें सीपीयू का होता है। अब सीपीयू के जो पार्ट हैं वो हम एक एक समझ लेते हैं। जैसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या यूज है इसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, और किस तरीके से काम करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो डेटा पर करते हैं। सारे तरह के अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, इसी में होता है। सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन है जैसे ग्रेटर देन,
लेस देन, इक्वल टू, एंड, और, नॉर, इस तरीके की जो कैलकुलेशंस हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी यहाँ पर होते हैं। लॉजिकल यूनिट है वो कंपैरिजन का काम करती है, दो नंबर्स को कंपैरिजन कर सकती है, कोई लेटर्स को कंपैरिजन कर सकती है, कोई स्पेशल लेटर लिखा हुआ है उसको कंपैरिजन कर सकती है। एएलयू क्या करता है यहाँ पर, डेटा को होल्ड करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर का यूज करता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए ये एएलयू है रजिस्टर का यूज कर रहा है। जो भी डेटा है उसको होल्ड करने के लिए एएलयू यहाँ पर रजिस्टर का यूज करता है। ठीक है, मतलब जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाना है उसको होल्ड करने के लिए एएलयू रजिस्टर का यूज करता है। अब आ जाते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या काम करते हैं यहाँ पर, रजिस्टर क्या है, एक तरीके से स्पेशल पर्पज होते हैं, हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी है यूनिट, मतलब टेम्पररी मेमोरी यूनिट होती है जो टेम्पररी डेटा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है वो रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। रजिस्टर भी यहाँ पर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपके हम बात करें डेटा रजिस्टर जो है 16 बिट का होता है। डेटा रजिस्टर क्या करता है, मतलब डेटा को होल्ड होल्ड भी करता है और मेमोरी में ऑपरेट भी करता है। मेमोरी के जो ऑपरेंड्स होते हैं उनको ही डेटा रजिस्टर होल्ड करता है। फिर एक होता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर भी 16 बिट का होता है। उसके अंदर क्या करता है, मेमोरी के जो एड्रेस होता है उसको होल्ड करता है एड्रेस रजिस्टर। जैसे रजिस्टर के टाइप्स हम देख लेते हैं। डेटा रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी के जो ऑपरेंड्स होते हैं उनका डेटा स्टोर करता है, होल्ड करता है। फिर होता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर भी एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का होता है, डेटा रजिस्टर 16 बिट का होता है। तो एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, ये मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है। फिर होते का एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है वो 16 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर ये रजिस्टर को प्रोसेस करने के लिए जो डेटा यूज किया जाता है वो यूज करता है। फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी 16 बिट का होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के जो कोड है उनको होल्ड करेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, ये भी 16 प्रोग्राम काउंटर है, 12 बिट का होता है। ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको होल्ड करता है। फिर एक होता है टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर आपका 16 बिट का होता है, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करेगा। फिर एक होता है आई एन टी आर या आई एन पी आर, जो है इनपुट रजिस्टर होता है, 8 बिट का होता है। इनपुट के जो करेक्टर हैं उनको होल्ड करेगा। एक आई ओ टी आर होता है, एक आई एन टी आर होता है, इनपुट के रजिस्टर को होल्ड करता है। एक आई ओ टी आर होता है जो आउटपुट के जो करेक्टर हैं उनको होल्ड करता है। ये इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर हैं, 8 बिट के होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर जो है स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट हैं। और रजिस्टर को हम उनके एड्रेस से रेफरेंस नहीं कर सकते हैं, उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं सीपीयू के द्वारा। एग्जीक्यूशन के समय सीपीयू के द्वारा उनको कैसे भी हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वो डेटा को होल्ड करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले एसेंशियली वो डेटा को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब सीपीयू जिस डेटा पर काम कर रहा है, जिस तो रजिस्टर है उन डेटा को होल्ड करने का काम करता है और उन डेटा को रजिस्टर टेम्परेरी टाइम के लिए होल्ड करेगा, स्टोर करके रखेगा। इंस्ट्रक्शन या एड्रेस या इमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग के लिए वो होल्ड करके रखेगा। द नंबर एंड साइज ऑफ रजिस्टर वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोसेसर होंगे वहाँ पर, साइज है और नंबर ऑफ रजिस्टर है वो अलग अलग होंगे। उसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट समझे, कंट्रोल यूनिट क्या है, ये कंट्रोल यूनिट आपकी, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट आपकी इनपुट से भी कोऑर्डिनेट कर रही है, आप इधर देख रहे हैं इनपुट से भी कोऑर्डिनेट कर रही है और इधर आउटपुट से भी कोऑर्डिनेट कर रही है। तो कंट्रोल यूनिट है आपकी दोनों चीज़ों से कोऑर्डिनेट करती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों से वो कोऑर्डिनेट करेगी। इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाई कम्युनिकेशन विथ एएलयू, मतलब ये कंप्यूटर को, कंट्रोल यूनिट है ये कंप्यूटर को डायरेक्शन देती है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस हिसाब से
आप ALU से संपर्क करिए, जो भी उसमें अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस करना है वो करिए, और रजिस्टर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको टेम्परेरी होल्ड डेटा के लिए कुछ चाहिए जगह, तो रजिस्टर से कांटेक्ट करिए, वो डेटा को होल्ड करिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको परफॉर्म करिए। ये सारे सिग्नल कहाँ से जनरेट होते हैं? कंट्रोल यूनिट से जनरेट होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इट ऑर्गेनाइज दी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन पर जो प्रोसेसिंग होनी है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट हमारी करती है। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया है हमारा कंट्रोल यूनिट का। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में कि जो बसेज हैं वो किस तरीके की होती हैं, और बसेज का क्या सिस्टम है, क्या यूज है, क्या यूटिलाइज किया जाएगा बसेज का, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आ जाती है बस। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको। देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बसेज है हमारे पास। 110 कर देंगे इसको। फिट टू बिट, फिट टू पेज। 112 कर देंगे। ये बसेज है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम बसेज की। अब बस यहाँ पर दो तरीके की बस है, एक एक्सटर्नल बस दे रखी है, एक इंटरनल बस दे रखी है। ये कंप्यूटर में यूज होने वाली बस है। अब बेसिकली तो सिस्टम बसें हैं वो तीन तरह की होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो देखिए, कंट्रोल बस आपकी तीनों से दोनों डायरेक्शन में काम कर रही है। CPU से भी दोनों डायरेक्शन में ले रही है डेटा, मेमोरी से भी दोनों डायरेक्शन में डेटा ले रही है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी दोनों डायरेक्शन में डेटा ले रही है। एड्रेस बस से आप देखिए डायरेक्ट मेमोरी पे जा सकते हैं, आ नहीं सकते एड्रेस बस पे। CPU से डेटा एड्रेस बस को आएगा, किस एड्रेस पे जाना है, फिर एड्रेस बस से डेटा मेमोरी से लाने के लिए एड्रेस बस से डेटा ले आएगा ये। इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो एड्रेस बस से दोनों डायरेक्शन कनेक्ट होती है, डेटा बस से भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों डायरेक्शन कनेक्ट होती है, मेमोरी भी इनपुट आउटपुट डेटा बस से दोनों, मतलब डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल है, और एड्रेस बस है वो आपकी यूनि डायरेक्शनल है, और कंट्रोल बस भी आपकी बाई डायरेक्शनल है। ये डायग्राम से आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। ये तो आपका बस का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब बस के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर से ये किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से डील करती है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर से डीलिंग हम देखें इसकी, पहले तो हम तीनों बसेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बस क्या होती है, जैसे एड्रेस बस की बात कर लेते हैं। एड्रेस बस क्या है? ये क्या है? कंडक्टिंग वायर का ग्रुप है जो कि एड्रेस को ले जाने का काम करता है। सिर्फ एड्रेस को ले जाने का काम एड्रेस बस से होता है। डेटा बस, उसके बाद में हम बात करें, एड्रेस बस जो है आपकी यूनिडायरेक्शनल है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यूनिडायरेक्शनल का मतलब या तो एड्रेस लेके जाएगी मेमोरी तक कि कौन से डेटा पर, मेमोरी की कौन सी एड्रेस पर डेटा स्टोर होगा, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एड्रेस बस है, यहाँ से भी देखिए CPU से डेटा आ रहा है, एक डायरेक्शन में आ रहा है, दे भी एक डायरेक्शन में रहा है। सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के साथ में इसका बाई डायरेक्शन कनेक्शन है। बाकी एड्रेस बस का सिंगल डायरेक्शन में कनेक्शन होता है। तो आप इस डायग्राम की जगह दूसरा डायग्राम से समझ सकते हैं। दूसरा डायग्राम में निकालता हूँ। तो देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए आप, इससे आपको समझ में आएगा सही ढंग से। इसमें आप देख रहे हैं कि देखिए, एड्रेस बस है, ये आपकी एड्रेस बस है। एड्रेस बस का कनेक्शन आप देखिए सिंगल डायरेक्शन में है, यहाँ पर मेमोरी से। एड्रेस बस का कनेक्शन इनपुट डिवाइसेज भी सिंगल डायरेक्शन में है, आउटपुट डिवाइसेज भी सिंगल डायरेक्शन में है। मतलब एड्रेस ले जाने का काम करेगी ये। फिर दूसरी आती है डेटा बस।
वो सिर्फ डेटा ले जाने का काम करती है। डेटा बस कहाँ है आपकी, सेकंड नंबर पे डेटा बस। डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल है, देखिए यहाँ पर भी दोनों डायरेक्शन का कनेक्शन दिखा रखा है डेटा बस का, और डेटा बस का यहाँ पर भी दोनों डायरेक्शन में कनेक्शन है। देखिए ये डेटा बस का यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में कनेक्शन है। डेटा बस सीपीयू से दोनों डायरेक्शन में कनेक्ट जुड़ा हुआ है, इधर इनपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़ा हुआ है और मेमोरी से भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों डायरेक्शन में है। और डेटा बस बाई डायरेक्शनली है क्योंकि इसमें डेटा फ्लो होता है बोथ डायरेक्शन में। माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा जाता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी डेटा जाता है डेटा बस के द्वारा, और मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डेटा जाता है। फिर तीसरी बस आ जाती है हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या है, इसमें भी कंडक्टिंग वायर के ग्रुप होते हैं और ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए काम आता है कंट्रोल बस। इसमें जो भी डिवाइसेज कनेक्टेड हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल बस के द्वारा किया जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर इस कंट्रोल बस को ही यूज करता है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए। डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी इसी कंट्रोल बस का इस्तेमाल है माइक्रो प्रोसेसर करता है। मतलब कि कौन सी मेमोरी लोकेशन पर डेटा भेजना है वो भी डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर किसकी मदद से करता है, कंट्रोल बस की हेल्प से ही वो काम करता है। अब कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में हमारे पास में दूसरी तरह की जो बस, ये तो होगी हमारी सारी इंटरनल बस। अब एक्सटर्नल बसेज भी होती हैं हमारे पास। तो एक्सटर्नल बस कौन कौन सी हैं, किस तरीके की बसेज हैं एक्सटर्नल बस, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल बस में आ जाता है आपके पास ये डायग्राम, इससे आप समझ सकेंगे एड्रेस एक्सटर्नल बस के बारे में। थोड़े से इतनी सारी बसेज हैं, तो देखिए इसमें क्या समझ में आएगा। एक्सटर्नल बस आर कनेक्ट एक्सटर्नली बिटवीन एक्सटर्नल बस एंड दी इंटरनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का जो इंटरनल ड्राइवर होता है, कंप्यूटर के अंदर आपने बसेज देखी होंगी, वो सारी एक्सटर्नल बसेज होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो एक्सटर्नल बस क्या है, एक तरीके से आपकी डेटा टाइप की बस ही है जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेज को इनेबल करती है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर से आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किसकी मदद से कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल बसेज के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आप यूएसबी केबल लगाते हैं, ये भी एक तरीके से एग्जांपल है एक्सटर्नल बस का। ये आपके डिवाइस को कनेक्ट करती है, इनेबल करती है, डेटा को आप कैरी कर सकते हैं, अदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को भी आप शेयर कर सकते हैं कनेक्ट करके डिवाइस के साथ में। लेकिन हम इन एक्सटर्नल बसेज को सिर्फ एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में हम एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए ही हम इन एक्सटर्नल बसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर के कामों के लिए हम इन एक्सटर्नल बसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे बेसिक्स के अंदर आती हैं, जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम इस तरीके की वीडियो है आपके लिए बना सकें। और अगर कुछ है प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।